दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कोई सिविल सूट कैसे प्रोसीड होता है और पूरे सिविल सूट की प्रोसीडिंग क्या है। माने जब आप कोई मुकदमा सिविल न्यायालय में करते हैं तो वो मुकदमा पूरा कैसे चलता है और उस मुकदमे की पूरी प्रक्रिया क्या है, कोर्ट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। और एक बात और समझ लेते हैं कि सिविल मुकदमा आखिर होता क्या है। दोस्तों जब भी आप किसी जमीन का दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो उस मुकदमे को हम सिविल मुकदमा नहीं कहते हैं। वो मुकदमा रेवेन्यू का मुकदमा होता है, राजस्व का। लेकिन वही अगर कोई पैनामा है उसको कैंसिल कराने के लिए जाते हैं। माने कोई पैनामा हुआ तो संविदा हुई और संविदा को वाइड माने शून्य या वाइडेबल माने शून्य करनी कराने के लिए सिविल न्यायालय में जाते हैं। माने भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम, इस तरह के कई अधिनियम हैं जिनके अंतर्गत अगर कोई मामला बनता है तो उसके लिए हम सिविल न्यायालय में जाते हैं। धन संबंधी, पद संबंधी जो मामले हैं वो मामले, वसीयत संबंधी, पैनामा कैंसिलेशन और इस तरीके के, हालांकि इस संबंध में और किसी दिन चर्चा कर लेंगे कौन कौन से मामले सिविल प्रकृति के हैं, लेकिन आज पहले प्रक्रिया समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति ऐसा जो ये चाहता है कि हम कोई मुकदमा दाखिल करें, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि हम हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है तो हम कहाँ जाए और क्या करें। और अधिकतर लोग सोचने लगते हैं कि कोर्ट का सिस्टम सही नहीं है, बहुत ज्यादा समय लगेगा, कोर्ट में नहीं काम सही होता है। कोई कहते हैं कि एडवोकेट नहीं सही मिलते हैं, कोई पक्षकार से ही दुखी है। इन सब बातों को छोड़ दें तो अगर आपका कोई मामला है तो आपको मजबूरन कोर्ट ही जाना पड़ेगा। और कोर्ट में हमारे आपके जैसे ही लोग हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट हों, चाहे एडवोकेट हों, चाहे पार्टियां हों या वहां के बाबू पेशकार हों। तो उसकी प्रक्रिया यह है कि जो भी व्यक्ति पीड़ित है, जिसको लगता है कि हम पीड़ित हैं और हमारा ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो व्यक्ति सबसे पहले एक दावा तैयार कराता है, सिविल सूट जिसको दावा कहते हैं, केस भी कह सकते हैं। तो वो सिविल सूट अपना तैयार कराता है, या स्वयं तैयार करता है या अपने किसी वकील साहब से तैयार कराता है, और उसमें अपने पहले सारे फैक्ट लिखता है। जो फैक्ट लिखे जाएंगे कि हमारा मामला क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई बैनामा है, उसको हम कैंसिल कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये लैंड हमारी इस प्रकार से थी जिसको इन्होंने इस तरीके से एक बैनामा बनवा लिया है या करवा लिया है या अपने हिस्से से ज्यादा कर लिया है या सो एंड सो जो भी लिखे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वही व्यक्ति सिविल न्यायालय जा सकता है जो पीड़ित है। आप बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि इतने मामले हैं, ऐसा ये हो जाए वो हो जाए या कोई दूसरा चला जाए। सिविल सूट में जो व्यक्ति पीड़ित है, जैसे मान लेते हैं किसी के नाम जमीन है, उसका पैनामा किसी थर्ड पर्सन ने कर दिया, तो उस जमीन का जो असली मालिक है, जिसका नाम खतौनी में है, वही केवल मुकदमा ला सकता है या उसका विरोधी। ऐसा नहीं कि गांव का कोई आदमी कहे कि फला फला आदमी की जो जमीन थी वो फला आदमी ने ले ली है, या उस आदमी के पुत्र पुत्रियां भी मुकदमा नहीं ला सकते। अगर कोई अन्य व्यक्ति ला सकता है तो वाद मित्र की हैसियत से ला सकता है। उसके लिए उसे कोर्ट से अपने को वाद मित्र घोषित कराना होगा। तो दोस्तों वही व्यक्ति जो पीड़ित है, सही फैक्ट के साथ फिर उसमें कानूनी बिंदु भी लिखे जाए कि आखिर क्यों इस व्यक्ति के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, और जो प्रतिवादी बनाए गए, जो आपके विरोधी हैं, उनको राइट नहीं है आपके इन अधिकारों को प्रभावित करने का। तो सबसे पहले उचित पक्षकार बनते हैं, काज ऑफ एक्शन लिखा जाता है, और लिखने के बाद में एक दावा तैयार होता है। दावे में उचित क्षेत्राधिकार के न्यायालय का नाम लिखा जाता है और उचित कोर्ट फीस दाखिल की जाती है साथ में। इसके बाद वो मामला न्यायालय में दाखिल होता है। तो पहले ही सुनवाई में, अब आपका मामला अलग अलग प्रकार का हो सकता है, किसी अन्य वीडियो में चर्चा कर लेंगे कि वो मामला किन किन प्रकार का हो सकता है, क्या क्या मामला आ सकता है। आप दावा दाखिल करते हैं, दावा दाखिल करते ही पहले ही दिन, जिस दिन आपने दाखिल किया है, उसी दिन आपके दावे पर एडमिशन के संबंध में सुनवाई। एडमिशन का मतलब प्रवेश, दाखिल आपने किया है तो क्या आपका मामला एडमिट कर लिया जाए।
इस पर सुनाते हैं। 3-4 चीजें देखी जाती हैं। वहां पर कोर्ट में एक क्लर्क होते हैं, मुंसरिम बोलते हैं इन्हें। मुंसरिम की रिपोर्ट लगती है। मुंसरिम लिखते हैं कि उचित जुडिक्शन में है, माने क्षेत्राधिकार सही है। क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जिस न्यायालय में ये मुकदमा आना चाहिए उसी न्यायालय में है। और दूसरा लिखते हैं कि जो न्याय शुल्क है वो पर्याप्त है। अगर उन्होंने लिख दिया न्याय शुल्क पर्याप्त है तो आपका जो मुकदमा है वो मिसलिनियस माने प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज हो जाएगा। फिर आपको पहले यही क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि कोर्ट फीस हमारी पूरी है या नहीं है, इस पे मामला चलेगा। तो दोस्तों, जब आप दाखिल करते हैं और मुंसरिम की रिपोर्ट लग जाती है कि सब कुछ सही है, तो आपका मुकदमा एडमिट कर लिया जाता है। तो उसमें लिखा जाता है ऑर्डर शीट पर उसी दिन, पहले ही दिन, कि आपका मुकदमा पंजीकृत हो गया है और विरोधी पक्षकार को समन जारी कर दिए गए। और कभी कभी क्या होता है कि मुकदमे के साथ में ही लोग एक स्टे के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं, माने ऑर्डर 39 रूल 1 व 2 सीपीसी के अंदर। माने सीपीसी में एक व्यवस्था है कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें तत्काल कोर्ट को रोक लगा देनी है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो उस पर भी उसी दिन सुनवाई। अगर आपका मामला ऐसा है कि न्यायालय को लगता है कि नहीं, आज ही इस पर कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी जाए, तो अस्थायी निषेधाज्ञा भी बिना प्रतिपक्षी पक्षकार को सुने हुए जारी कर दी जाती है। कभी कभी इसी के साथ में एक और एप्लीकेशन दिया जाता है, ऑर्डर 39 रूल 7 का या ऑर्डर 26 रूल 9 का, कि मौके का मुआयना करा लिया जाए। माने मौके की स्थिति भी न्यायालय द्वारा देखने के लिए कोई एक अधिवक्ता कमिश्नर या अमीन दीवानी या कोई एक ऐसा पर्सन नियुक्त कर दिया जाए जो उस जगह पर जाकर के वहां मौके पर देखे, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करे और उसको न्यायालय में दाखिल कर दे। तो ये 3 चीजें कभी कभी आती हैं और कोर्ट में दावा दाखिल होता है। अगर आपका दावा एडमिट हो गया, माने स्वीकार कर लिया कोर्ट ने कि ठीक है, फीस भी सही है, कोर्ट फीस सही है, उचित जुडिक्शन में है, न्यायालय भी सही है और मामला ठीक है, तो विरोधी पक्षकार को समन जारी कर दिए जाते हैं। माने आपको ही कहा जाता है कि विरोधी पक्षकार को समन जारी हो और वादी पैरवी करे। तो पैरवी का अर्थ ये होता है कि जिसका काम हो रहा है वो व्यक्ति ही देखेगा, दूसरा क्यों देखेगा। न्यायालय अपने आप किसी को नहीं बुलाता, वहां 2 पक्ष जाते हैं, वहां केवल न्याय होता है। उन दोनों पक्षों में जिसको बुलाना है उसको बुलाया जाता है। तो क्रिमिनल कोर्ट की प्रक्रिया अलग है। सिविल कोर्ट का मतलब होता है नागरिक न्यायालय, पब्लिक के लिए जो न्यायालय बने हैं। जनता अगर कोई परेशानी में है तो वो जाती है, अपने लिए न्याय मांगती है। यदि प्रक्रिया धीमी है और धीमी होनी भी चाहिए, बहुत ज्यादा तेज प्रक्रिया होना आपके लिए ही नुकसानदायक। मान लेते हैं आपके खिलाफ कोई चला गया, वो तेज प्रक्रिया थी, उसने किसी तरीके से ऑर्डर करा लिया, तब आप क्या करेंगे। तब आप कहेंगे नहीं साहब, प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ठंडे दिमाग से सोचा करिए, कोई भी बात कमेंट्स करने के पहले सोच लिया करिए कि वो कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत होगा। बहुत लोग इस तरीके से कह देते हैं। मुझे लगता है कि सोच विचार करके लिखें और धन्यवाद लिखना, बहुत अच्छा लगा या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन अगर कोई निगेटिव रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं तो उसको विचार कर ले। मेरा ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि निगेटिव रिस्पॉन्स ना दें, लेकिन विचार करके दें। अगर ऐसा लग रहा है कि ये जरूरी है तो दे सकते हैं, आपका स्वागत है। विरोधी पक्षकार के लिए कोर्ट आदेश करता है आपको समन भर के न्यायालय में देने हैं, लिफाफे देने हैं। अगर आप स्पेशल मैसेंजर से सूचना भिजवाना चाहते हैं तो स्पेशल मैसेंजर की फीस अदा करनी है। माने न्यायालय का एक कर्मचारी या चपरासी जाएगा, उस व्यक्ति को समन की तामील कराएगा। माने दूसरे पक्षकार को सूचना दी जाती है और सूचना देने का काम आपका है, माने वादी का है, क्योंकि आप मुकदमा ले गए हैं। तो दोस्तों, दूसरे पक्षकार को सूचना दे दी जाती है और वो जब निश्चित तिथि को आता है, मान लीजिए नहीं आता है, तो उसको पुनः सूचना दी जाएगी। दोनों प्रकार से, डाक से भी जाएगी और चपरासी लेके जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो स्पेशल मैसेंजर से आप करा सकते हैं या पेपर में प्रकाशन करा सकते हैं। न्यायालय में कुछ पेपर्स वहां पहले से ही होते हैं इस जिले में या इस एरिया में, उनमें इश्तहार दे दिया जाता है कि आपके खिलाफ ये मुकदमा फला फला डेट लाए हैं। आप अगर फला डेट को नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई कर, मतलब आपको बिना सुने ही प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति नहीं आएगा तो उसके खिलाफ एकदम ऑर्डर ही हो जाएगा या उसके खिलाफ ही ऑर्डर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वो आपके मुकदमे के ऊपर निर्भर है कि आपका केस कैसा है। तो दोस्तों, जब ऐसी स्थिति होती है, कोई व्यक्ति उधर से आ जाता है तो उसको एक मौका दिया जाता है कि आप अपना जो भी दावा है उसकी कॉपी दी जाती है और कॉपी देने के बाद उनसे कहा जाता है कि आप अपना जवाब दावा दाखिल करिए, माने रिटन स्टेटमेंट, WS जिसको बोलते हैं।
इसका मतलब है कि जो दावे में लिखा है उसके विरोध में जो भी आप कहना चाहें, आप चाहें तो उसको एडमिट कर लें कि साहब जो लिखा सही है, तो वहीं से मामला जजमेंट हो जाएगा। तो आप सब मान ही रहे हैं तो जजमेंट कर दिया जाए। और अगर आप जिन जिन बातों का विरोध करते हैं तो उन बातों का विरोध करने के बाद न्यायालय अगली डेट पर जब आपका जवाब दावा आ जाता है, और जवाब दावा आने की एक समय सीमा भी है 90 डेज, 90 दिन के भीतर आपको जवाब दावा दाखिल करना है। इसके बाद अगर आप करते हैं तो आपको न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर विपक्षी पक्षकार के विरुद्ध कोई स्टे हो गया है तो जवाब दावा के साथ ही उस स्टे एप्लीकेशन की आपत्तियां भी उसको देनी पड़ेगी, और स्टे पर पूर्ण रूप से फिर सुनवाई पहले होगी। तो स्टे का मतलब होता है जल्दी सुनवाई। अगर कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो उसकी आपत्तियां आपको देनी है, उन आपत्तियों की प्रति आपत्तियां भी वादी की ओर से दी जाएंगी। तो जब भी आप रिटन स्टेटमेंट दे देते हैं तो रिटन स्टेटमेंट देने के बाद इश्यूज बनाए जाते हैं। इश्यूज का मतलब है कि दोनों पक्षों में किन बातों पर विवाद है, जिन बातों पर विवाद होता है उनके इश्यूज बना लिए जाते हैं। क्या वादी उपशम प्राप्त करने का अधिकारी है, क्या वादी का कब्जा विवादित संपत्ति पर है, क्या वादी और प्रतिवादी ने क्या वादी ने पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया है, क्या वादी ने जिस न्यायालय में मामला दाखिल किया है उसमें क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से इश्यूज बनते हैं। इश्यूज का मतलब होता है जिन बातों पर विवाद हो, माने विवादित तथ्य, ऐसे तथ्य जो विवादित हैं उनको न्यायालय लिखता है। अब आपका दावा मान लीजिए 20 पन्ने का, उधर से 40 पन्ने का जवाब दावा आया, और उन 40 और 20 पन्नों से एक पेपर में 3 या 4 या 5, बहुत ज्यादा 6-7 इश्यूज बना देता है न्यायालय कि इन बातों पर झगड़ा है। आप वादी ने जो लिखा, आपने उसका विरोध किया तो वही इश्यूज हो गया। तो उन इश्यूज पर ही ट्रायल चलता है। तो उन इश्यूज पर जब ट्रायल चलता है तो सबसे पहले वादी की ओर से गवाही होती है कि वो अपना दावा साबित करे। उसने जो कहा है उसको अपनी साक्ष्य के द्वारा, स्वयं वर्बली साक्ष्य देकर के, अपने और अन्य साक्षीगण ला करके, या दस्तावेजी सबूत पेश करके वो अपनी बात को साबित करे। इसके बाद जब वादी की पूरी साक्ष्य हो जाती है तब प्रतिवादी से उसको मौका दिया जाता है कि वो अपनी जो जवाब दावे में लिखा है उसको साबित करे, और जो वादी ने लिखा है उसका काट करे, उसका कंट्राडिक्ट करे उसको। जब दोनों लोगों का पूरा साक्ष्य आ जाता है तो उस साक्ष्य को आने के बाद न्यायालय में एक बहस होती है, अंतिम बहस जिसको बोलते हैं। अब इसी के बीच में दोस्तों क्यों डिले हो जाता है इसको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए साक्ष्य चल रहा है और किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, वादी पक्ष में या प्रतिवादी पक्ष में। मान लीजिए 4-5 वादी हैं और 4-5 प्रतिवादी हैं, किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो लीगल ईयर्स हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। उनके सब्स्टिट्यूशन में समय लगता है। जब तक वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएंगे तो वाद की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। इसके बाद अंतिम बहस होती है, और अंतिम बहस में दोनों लोगों की ओर से अपनी अपनी बात को कहा जाता है। मौखिक और लिखित बहस सबमिट की जाती है, और इसके बाद न्यायालय दोनों लोगों की बातें सुनकर के उनके साक्ष्य का मूल्यांकन करके एक जजमेंट देता है। वो जजमेंट मूल कोर्ट का जजमेंट कहलाता है। उस जजमेंट में निर्णय तो होता ही है, और एक डिक्री और बनती है। वादी हार गया है तो वादी के खिलाफ बनती है, और अगर वादी जीत गया है तो वादी के पक्ष में बनती है। और उस डिक्री के बाद में इसके बाद में एक फर्स्ट अपील होती है। दोस्तों, कोर्ट जब अपना जजमेंट दे देता है, जजमेंट के साथ में डिक्री बन जाती है, तो डिक्री बनने के 30 दिन के अंदर आप अगर अपने जजमेंट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। सिविल न्यायालय में आपके जजमेंट के 30 दिन के भीतर दोनों में से कोई पक्षकार डिक्री और जजमेंट की नकल लेने का टाइम जो मिलता है उसको छोड़कर, जैसे मान लेते हैं जजमेंट हुआ है 1 तारीख को, आपने उसकी नकल अप्लाई कर दी। नकल अप्लाई करने में आपको मान लीजिए 10 दिन का समय लगा आपको नकल प्राप्त होने में, तो 1 तारीख से आपको वो 10 दिन का टाइम छोड़ करके 30 दिन और मिलेगा, माने 40 दिन का समय हो गया। अगर नकल आपको 15 दिन में मिलती है तो 45 दिन टोटल आपको समय मिल गया। आप उससे ऊपर कोर्ट में, माने जिला न्यायालय में जिला जज के यहां अपील कर सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट लागू होता है इसमें। लिमिटेशन एक्ट का मतलब है जब आप दावा लाते हैं तो दावे में जो शुरुआती कोर्ट होती है, जो प्रिंसिपल ज्यूडिक्शन वाली कोर्ट है, उस कोर्ट में जिस दिन आपका काज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ
साजा एक्शन का मतलब होता है वाद का कारण, माने ये मुकदमा क्यों आया, तो वो वाद का कारण जिस दिन उत्पन्न होता है उसके बाद लिमिटेशन एक्ट चालू हो जाता है। तब अलग अलग मामले में अलग अलग लिमिटेशन है, किसी में लिमिटेशन 1 वर्ष है, किसी में 3 वर्ष है, किसी में 2 वर्ष है, किसी में अलग अलग लिमिटेशन एक्ट में दिए हुए हैं। उस लिमिटेशन के गुजर जाने के बाद आप दावा नहीं ला सकते। आपका दावा प्राइमरी तौर पर जो इश्यूज बनेगा कि क्या वादी का वाद उचित परिसीमा में दाखिल है, वहीं से खारिज हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि बड़ा समस्याएं हैं, लोगों ने कहीं कोई बैनामा करा लिया, इतने साल हो गए हैं और नहीं हो पाया। वो मुकदमे भी दाखिल नहीं हो सकते, उनमें अब कुछ ऐसी तकनीकी चीज बताई बढ़ाई जाती हो सकते हैं। इसीलिए एडवोकेट्स हैं वो, चूंकि उसका गहन विश्लेषण करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, इसलिए उनको बात आती है। ताजा एक्शन जिस समय से उत्पन्न होता है उसके 30 दिन बाद। तो दोस्तों, आप अपील कर सकते हैं। अपील में भी लगभग वही प्रक्रिया है उस समय तक जब तक विरोधी पक्षकार के ऑब्जेक्शन नहीं आ जाते। जैसे मान लीजिए आपने अपील दाखिल की, तो आपके अपील का मेमो, अपील के ग्राउंड्स जो भी हैं वो पहुंच गए। इसके बाद विरोधी पक्षकार को समन जारी होता है। विरोधी पक्षकार समन के बाद उपस्थित होता है और उपस्थित होने के बाद वो अपनी आपत्तियां दर्ज कराता है उस अपील के खिलाफ। वो फर्स्ट अपील होती है, प्रथम अपील, और जिला जज के यहां होती है। अगर आपका सिविल जज के यहां मामला था, उसमें आप जीत गए या हार गए, उसकी अपील आई है तो वो जिला जज के यहां आएगी। जिला जज माने डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे, और डीजे या तो स्वयं सुने या अपने किसी अधीनस्थ के डीजे के यहां ट्रांसफर कर दें। तो उस अपील में उसको फर्स्ट अपील कहेंगे। ऑब्जेक्शन आने के बाद अब उसमें क्या होता है, उसमें फैक्ट पर बात नहीं होती है। फैक्ट का आप साक्ष्य भी वहां नहीं दे सकते हैं, फैक्ट तो सारे लिख गए हैं। किस समय? ट्रायल कोर्ट में नीचे। इसलिए जिस समय आप मुकदमा लड़ रहे हो तो कतई उदासीन होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां आप मजबूती के साथ अपने सारे फैक्ट लिखवाएं और उन फैक्ट्स को ऐसा लिखवाएं कि कोई आपको समस्या ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि बाद में वो फैक्ट दोबारा नहीं लिख पाएंगे। तो दोस्तों, अच्छे फैक्ट लिखवाएं। फैक्ट लिखवाने के बाद तब अपील आए, क्योंकि अपील आती ही है। मान लीजिए आपका कोई 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का विवाद है, वादी ने मुकदमा जीत लिया, आप प्रतिवादी हैं, तो क्या 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, आप मुकदमा लड़ेंगे। अब लोग कहते हैं कि कोर्ट सही नहीं है या वकील साहब ठीक नहीं है। आप ये कहें कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है, अपोजिट पार्टी है, उससे कंप्रोमाइज हो जाए, बातचीत से हल निकल जाए तो सबसे अच्छा है। तो वहां बातचीत से हल नहीं निकालेंगे, कोर्ट को बताएंगे सही नहीं है, वकील साहब सही नहीं है, तो आपकी अपोजिट पार्टी कोर्ट आएगी, भाई कोर्ट फीस अदा करेगी। और जो कोर्ट फीस आपने नीचे कोर्ट में दी है, लोअर कोर्ट में, वही कोर्ट फीस आपको अपील में देनी है, चाहे फर्स्ट अपील हो चाहे सेकेंड अपील हो। तो फर्स्ट अपील इस तरीके से होती है। और फर्स्ट अपील में भी आपको एविडेंस आप दाखिल कर सकते हैं। कोई अगर एडिशनल एविडेंस है तो वो कोर्ट की परमिशन से दिया जा सकता है। फर्स्ट अपील जजमेंट हो जाती है तो फर्स्ट अपील के बाद सेकेंड अपील होती है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जो सेकेंड अपील होती है, उस सेकेंड अपील में केवल और केवल विधि का प्रश्न अगर कोई अंतर्वलित है तो आपकी सेकेंड अपील एडमिट होगी, नहीं तो वहीं से रिजेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, सेकेंड अपील के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मेरी राय है कि जब आप फर्स्ट अपील में जो भी आपका जजमेंट हो जाए, इसके बाद जब आप सेकेंड अपील में जाएं, तो मुझे लगता है कि उस वीडियो को गौर से देख लें, ताकि आप खुद असेसमेंट कर लें कि हमारा ये मुकदमा आगे कैसे, किस स्टेज पर पहुंचेगा, कैसा होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जानकारी जो यहां तक हमने दी है वो ठीक है, आप लोगों के काम आने वाली है। फिर भी अगर कोई चीज मैं भूल गया हूं तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ लें, ताकि मैं उस संबंध में कोई नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को अवश्य भेजें। धन्यवाद।